नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। चलिए जो है हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो यही था कि ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलके आपके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मस्तिष्क के भागों के बारे में। तो जो आपका ब्रेन है उसके हम 3 भाग करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके 2 पार्ट हमने देखे, प्रे मस्तिष्क जिसे अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा है डायनसिफिलॉन जिसके अंदर आपके आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो प्रे मस्तिष्क है वो अपने ब्रेन का लगभग 80% भाग बनाता है। आपके जो भी इमोशंस है उनका केंद्र होता है प्रे मस्तिष्क में। प्रे मस्तिष्क में आपके कुछ लोब्स पाए जाते हैं जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, जो कि आपके पर्टिकुलर एक काम के लिए, एक इमोशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ हमने दूसरा देखा था हाइपोथैलेमस, जो कि आपकी क्या है, तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये एक प्रकार की क्या है, आपकी ग्रंथि भी है और ब्रेन का पार्ट भी है। ये आपके ताप नियंत्रण का कार्य करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा जो आपका मध्य मस्तिष्क है वो क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, साथ के साथ आपकी श्रव्य और दृश्य जैसी संबंधी क्रियाएं हैं उन पे कंट्रोल करता है मध्य मस्तिष्क। फिर हमने देखा पश्च मस्तिष्क, उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अनुमस्तिष्क जिसे अपन कहते हैं सेरिबेलम, जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करता है, साथ के साथ अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। दूसरा है आपका पोन्स जो कि श्वसन संबंधी क्रियाओं में भागीदारी निभाता है। तीसरा हमने देखा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, इन सब का कंट्रोल करेगा कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे किससे जुड़ता है, मेरुरज्जु से जुड़ता है। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम नया कुछ पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन और समन्वय के बारे में, कि प्लांट जो है, जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे हार्मोन है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जिनकी वजह से हमारा जो शरीर है उसमें क्या होता रहता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और जो है कम्युनिकेशन होता रहता है। लेकिन पादप में कैसे होता है, उनमें कैसे वृद्धि होती है, कैसे गति होती है। अब हम तो चल पाते हैं, हमारे तो पैर मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन पादप जो है वो तो आपको ऐसे चलते हुए नहीं दिखते ना। वो बात अलग है, कार्टून्स में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वैसे तो आपको चलते हुए नहीं दिखते। लेकिन अगर वो चलते नहीं है तो क्या उनमें गति होती है या नहीं होती, क्या उस गति के कारण वृद्धि होती है या नहीं होती, बस यही सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पादप समन्वय। तो प्लांट जो होते हैं, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, यानी कि तंत्रिका कोशिका प्रेजेंट है। लेकिन क्या पादप के अंदर भी ऐसा कोई, जैसे हमारे अंदर तो ब्रेन है, मस्तिष्क है, क्या पादपों के अंदर ऐसे ब्रेन होता है क्या वहां से पूरा कंट्रोल होता है? नहीं। तो देखिए पादपों में नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करते हैं, पादप हार्मोन करते हैं। अब ये जो आपके पादप हार्मोन होते हैं ना, इन्हें अपन क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है पादप हार्मोनों को। ठीक है, अब यही हार्मोन क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, यानी कि नियंत्रण और समन्वय का कार्य करेंगे। जैसे हमारे अंदर तो तंत्रिका कोशिका है, ब्रेन है, मेरुरज्जु, इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम कर लिया। लेकिन इनके अंदर कौन करेंगे, ये पादप करेंगे। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। भाई पौधों के अंदर जो है वृद्धि हो रही है, उनके अंदर कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसके अगेंस्ट कोई वो रिएक्शन दे रहा है, तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होती है, पादप हार्मोनों के द्वारा। अब देखिए पादप जो है आपके 2 प्रकार की गति दर्शाते हैं।
एक आता है आपका वृद्धि से मुक्त गति और दूसरा होता है वृद्धि पर आश्रित गति। सबसे पहले देखिए कि वृद्धि से मुक्त गति में अपन क्या पढ़ते हैं। वृद्धि से मुक्त गति का यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे मान लो कि आपने कभी छुई मुई का पौधा देखा है। छुई मुई के पौधे में क्या होता है कि जैसे ही आप उसको टच करते हैं, उसका नाम ही क्यों है छुई मुई, जैसे अपन लड़कियों को नहीं कहते अरे बड़ी छुई मुई है वो, तो कहते हैं ना, यानी कि बड़ी सेंसिटिव है। जैसे अपन जो छुई मुई का पौधा होता है उसको टच किया तो उसकी पत्तियां जो है एकदम से ऐसे सिकुड़ जाती हैं, होता नहीं होता, तो उसमें गति तो हुई ना। गति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए, पादप थोड़ी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी पत्तियों को जब हमने छुआ, उसको कोई स्टिमुलस मिला तो वो पत्तियां सिकुड़ गई, यानी कि उसमें गति हुई। अब जैसे मान लो कि पादप एक जगह है, ठीक है, अब वो पादप एक जगह है, ग्रो कर रहा है, उसको सारे जो है सब चीज़ें मिल रही हैं वृद्धि करने के लिए, तो वो वृद्धि भी एक तरीके से क्या हो गई, उसकी गति हो गई। आई बात समझ में? तो जब आपने मान लो कि कोई छुई मुई का पौधा है, उसको छुआ तो उसमें जो है गति हो जाती है, लेकिन ये जो गति होती है वो वृद्धि से मुक्त होती है। कैसे? तो देखो, जैसे मान लो कि ये आपका जो है छुई मुई का पौधा है, आपने इसको छुआ, इसमें गति हुई, इसकी पत्तियां जो है इस तरीके से सिकुड़ गई, यानी कि गति तो हुई, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मैंने इसको छुआ तो ये बड़ा हो गया पेड़, ये छोटा हो गया ना, केवल पत्तियां इसकी सिकुड़ गई, गति करी इसने। तो ये कैसी गति हुई? वृद्धि से मुक्त गति हो गई। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, यानी कि प्लांट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा इसमें, बस ये जो पत्तियां हैं वो मूवमेंट करेगी। तो यह आपके वृद्धि से मुक्त गति, छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। दूसरा आपका आता है वृद्धि पर आश्रित गति। जैसे मान लो कि कोई बीज हमने बो दिया, छोटा पौधा निकल आया, अब आप जो है कंटिन्यू उसको पानी दे रहे हो, मिट्टी विट्टी डाल रहे हो, सब खाद वाद डाल रहे हो और उसको सनलाइट मिल रही है, तो वो क्या करता है, ग्रो करता है, भाई बड़ा होता है बच्चा, एक पौधे का बच्चा जो है बड़ा होता है, वृक्ष बनता है। तो उसमें जो वृद्धि हुई वो किस पर आश्रित हुई? गति जो हुई। मैंने क्या कहा कि अगर वो ग्रो भी करेगा तो वो क्या है, गति है। केवल चलने का मतलब गति नहीं है, अगर वो ग्रो भी कर रहा है तो वो क्या है, गति। तो ये क्या हो गई, वृद्धि पर आश्रित गति हो गई, क्योंकि भाई पेड़ जो है छोटे से बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हो रही है उसमें। तो पौधे के कायिक भागों में गति को दर्शाता है, जैसे पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पौधा लगाया, तो अब आपको पता है कि वो छोटा पौधा होता है तो उसकी छोटी छोटी जड़ें होती है, लेकिन जब आप उसको पानी देते हैं, पौधा बड़ा भी होता है, तो उसकी जड़ें जो है ज़मीन में ज़्यादा बढ़ती जाती है, यानी कि जड़ों में क्या हुई, वृद्धि हुई। हुई कि नहीं हुई? जो कि किस पर आश्रित है, जो आपकी गति है वो किस पर आश्रित है, वृद्धि पर आश्रित है। भाई वृद्धि हुई तभी तो गति हो गई उसमें। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गए, दो प्रकार की गतियाँ जो आपके प्लांट्स है वो यहाँ पर दर्शाते हैं। अब देखिए, पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, अगर मान लो प्लांट्स को कोई स्टिमुलस मिले, कोई उद्दीपन मिले, तो उसके अगेंस्ट वो कैसे अनुक्रिया करता है। जैसे हमें जैसे ही किसी भी गर्म वस्तु को छुआ या फिर ठंडी वस्तु को छुआ तो हमारे ब्रेन को सिग्नल आ जाता है कि ये वस्तु गर्म है, ठंडी है, तो हम अगर वो ज़्यादा गर्म है तो अपने हाथ को हटा लेते हैं, है ना। तो अपन उसके अगेंस्ट क्या किए, रिएक्शन किए। इसी तरीके से अब देखो हमारे अंदर तो क्या है, मैंने आपको बताया इसमें कि न्यूरॉन सेल है, तंत्रिका कोशिका है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका से होते हुए ब्रेन और मेरु रज्जु तक अपनी सूचना पहुंच जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई कोशिकाओं का समूह नहीं होता जिसकी वजह से उनको जो है इन चीज़ों का पता चल जाए। तो देखिए, पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता, जैसे हमारे अंदर तंत्रिका ऊतक है लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार इनका क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कोई बीज है, आपने उसको पानी दे देते हो तो वो फूल जाता है, भाई उसका पानी निकल जाता है तो वो सूख जाता है बेचारा, ऐसे ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, वृद्धि पर आश्रित गति,
सबसे क्या, वृद्धि पर आश्रित गति। आपने कभी देखा है कि जैसे मान लो ऐसे कोई प्लांट होता है, उस पे आगे नई पत्तियां आती है, तो वो नई पत्तियां इस तरीके से आगे जाती है, ऐसे घूमती रहती है, फिर वो पूरी जो है मैच्योर होती है और ग्रो करती है। तो इस डंडे पे लिपट के ये प्रतान, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिपटा रहता है, उसको बोलते हैं प्रतान। तो ये जो प्रतान है वो गति करता है। प्रतान का मतलब है नया हिस्सा। प्रतान का मतलब क्या है, उस पादप का नया हिस्सा। जैसे यहाँ पर देखो कि ये जो आपके इस पादप के इस भाग पर ये लिपटा हुआ नजर आ रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन, यानी कि इसमें नई चीज आ रही है। ये देखो, ये नई पत्तियां आने लगती है जो, तो ये क्या होता है, ये जो प्रतान है वो इस पादप के इस भाग से थोड़ा दूर होके क्या करता है, दूर होके क्या करता है, वृद्धि करता है। अब वृद्धि हुई मतलब क्या हुई, गति हुई। तो ये वृद्धि पर आश्रित गति हो गई। हुई कि नहीं प्रतान की गति। देखो, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। एक तो मानो कि इस तरीके से लिपटा हुआ है और एक जो है इस तरीके से दूर है, तो कौन वृद्धि करेगा, ये वृद्धि करेगा क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रोथ होगी और ये ज्यादा गति करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा वृद्धि उतनी ज्यादा उसमें क्या हुई, गति हुई। तो इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं, वृद्धि पर आश्रित गति कह देते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर क्या होता है, लिपट जाती है, और इस तरीके से प्रतान जो है इसके चारों ओर लिपट जाती है। क्या है, प्रतान है। नया सिरा, नया भाग जो ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं अपन प्रतान। आगे देखिए, पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, फाइटो हॉर्मोन्स के द्वारा। भाई हमारे अंदर तो बहुत सारी ग्रंथियां मौजूद है, तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद है, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, सब आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन पादपों के अंदर क्या होता है कि कुछ हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। अभी आपके हॉर्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो ये जो आपके हॉर्मोन्स है, कुछ 5 एक हॉर्मोन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अनुवर्तनी गति को पढ़ेंगे। 4 टाइप की। देखो हार्मोन है आपका, जैसे ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, इसके बाद आपका साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक हो गया, इस तरीके से आपके जो है एथिलीन हो गया। कुछ हार्मोन है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं, यानी कि पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन। अब पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के अनुसार उसकी गति करने की क्षमता होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुवर्तनी गति कहते हैं। क्या कहा जाता है, अनुवर्तनी गति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो अनुवर्तनी गति होती है, ये आप किस तरीके से समझ सकते हो। आप कहोगे कैसा बाह्य उद्दीपन, कैसी अनुवर्तनी गति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो है तो सही हम यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए। देखो यहाँ पर अनुवर्तनी गति क्या होती है, जैसे मान लो प्लांट को कोई बाह्य उद्दीपन मिल गया। बाह्य उद्दीपन का मतलब क्या है, जैसे मेरे को चाटा पड़ा, तो चाटा मेरे लिए क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, उससे हो गया मेरा दिमाग खराब है। ऐसे आपको पड़ जाए 2 चाटे तो आपका हो जाएगा दिमाग खराब, क्या कर दे, मतलब क्या कर दे, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही पादपों को कोई ना कोई जैसे स्टिमुलस मिला, जैसे कि मान लो उनको जल मिल गया। क्या मिल गया, उसकी जड़ों को जो है क्या मिल गया, जल मिल गया। पानी दिया तो पानी को सोख के जड़ें जो है जमीन के अंदर गति करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। अब ये किसकी वजह से हुई, तो यहाँ पे जो जल है उसने बाह्य उद्दीपन का काम किया इनके लिए। तो जल क्या हुआ, जल एक उद्दीपन हुआ। तो ऐसी गति को, जल के कारण होने वाली गति को अपन क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। इसको क्या कहेंगे, जलानुवर्तन गति कहेंगे। अब जैसे मान लो कि विशेष केमिकल्स की वजह से जो गति होती है उसको अपन रसायनुवर्तन गति कहेंगे। क्या, रसायनुवर्तन गति। जैसे कि तो देखो आपको पता है कि जो आपका एक पादप होता है, उसके जो स्त्री केसर होता है, उसके ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, इसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं।
और इसको अपन कहते हैं अंडाशय। तो क्या होता है कि जब परागण की प्रोसेस होती है, परागण के द्वारा एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो इस तरीके से आ जाते हैं। फिर इनमें क्या होती है, पराग नलिका विकसित होती है। तो पराग नलिका जब इसमें विकसित होती है और वो बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका तक जाती है, तो इस गति को अपन क्या कहते हैं, रसायनुवर्तन गति कहते हैं। रसायनों की वजह से गति हो रही है, इसको अपन कहते हैं रसायनुवर्तन गति। अब जैसे प्रकाशानुवर्तन गति, क्या, प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाश, जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, उसको मैंने रख दिया एक घर में, एक कमरे में, विंडो के पास में, विंडो से आ रही है सनलाइट। अब क्या होगा कि जो प्लांट है वो सनलाइट की साइड झुकता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी साइड क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन गति कहेंगे, क्योंकि वृद्धि के कारण उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। तो इसको अपन कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। और एक होता है आपका गुरुत्वानुवर्तन गति। कौन सी? गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको पता है कि धरती पे टिके रहने के लिए अपने ऊपर कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो कि कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है आपकी। अब पृथ्वी अपनी साइड, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की साइड। अब जैसे मानो कि जड़ है वो नीचे की साइड वृद्धि करती है ना, जमीन के अंदर, यानी कि उसमें कौन सा अनुवर्तनी गति हुई, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के डायरेक्शन में, गुरुत्वाकर्षण बल आपका नीचे की साइड लगता है और उसी के डायरेक्शन में वो जड़ जा रही है नीचे, उसको अपन ने कह दिया गुरुत्वानुवर्तन गति धनात्मक। ऋणात्मक क्या होगी, आपको पता है कि जो तने वाला भाग है वो ऊपर की साइड बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपना कहाँ होता है, नीचे, तो यानी कि उसके विपरीत जाता है, वो ऊपर बढ़ता है तब। तो यानी कि ये क्या हो गई आपकी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई। आई कि नहीं आई बात समझ में यहाँ तक? तो इस तरीके से कुछ अनुवर्तनी गति यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश के कारण अनुवर्तन गति, जैसे कि आपके सनलाइट, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक कमरा है, उसमें सूर्य का प्रकाश आ रहा है एक विंडो से, मैंने वहाँ पर एक गमला लिया, उसको रख दिया, उसमें प्लांट लगा के, फिर मैंने क्या देखा, थोड़े दिन बाद या फिर एक दिन बाद या थोड़े टाइम बाद ही मैंने क्या देखा कि जो प्रकाश आ रहा है उस डायरेक्शन में वो पौधा ग्रो करता है, उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति, क्योंकि प्रकाश के कारण उसमें गति हो रही है ना भाई, वृद्धि हुई तो गति हुई। दूसरा कौन सा है, गुरुत्वानुवर्तन गति, तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स नीचे की साइड लगता है, जड़ें जो है नीचे की साइड गति करती है, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण गति। और ऊपर की साइड, जैसे कि आपका पौधे के अन्य भाग ऊपर की साइड ग्रो करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। फिर आता है रसायनुवर्तन गति, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और जलानुवर्तन गति, तो जल को सोख के जड़ें जो है आपकी वृद्धि करती हैं, तो जल ने क्या काम कर दिया, एक स्टिमुलस का, एक उद्दीपन का काम कर दिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। देखिए इधर एक बार, सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन, तो प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररोह तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखाई देती है। ये क्या किया, एक विंडो से प्रकाश आ रहा है और कमरे में मैंने एक जार में क्या रख दिया, गमला लगा के एक पौधा रख दिया, तो ये जो पौधा है देखो, इस सनलाइट की साइड झुक गया, झुका नहीं झुका, यानी कि इसी के प्ररोह भाग में इसकी क्या हुई, वृद्धि देखने को मिली। तो ये क्या हो गई, प्रकाश के कारण गति। तो प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, क्योंकि भाई प्रकाश के साइड ही तो जा रहा है ये, तो यानी कि धनात्मक। दूसरा आता है अपना गुरुत्वानुवर्तन गति, तो ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर और धन के कारण वो नीचे की ओर गति करती है। सिंपल सा देखो, जैसे ये एक प्लांट है, तो जड़ उसकी नीचे की साइड गति करती है, यानी कि आपके धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। प्ररोह जो है ऊपर की साइड गति करता है, तो इसीलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। थर्ड आपका आता है रसायनुवर्तन गति, तो रसायन उद्दीपनों के द्वारा, जैसे कि आपका पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। दूसरा आता है आपका
फोर्थ नंबर पे जलानुवर्तन गति, तो जल के कारण पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति। जैसे कि आप जड़ ले लो, उन्होंने पानी सोखा और वहाँ पर जो डायरेक्शन है उसी में गति की, जल की डायरेक्शन में, इसको अपन क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। अब ये अनुवर्तनी गति जो होती है वो किसकी वजह से होती है, फाइटोहॉर्मोन्स की वजह से होती है। तो ये क्या करते हैं, नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं। वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होते हैं आपके कौन, फाइटोहॉर्मोन्स। ये 5 फाइटोहॉर्मोन्स है जो कि आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑक्सिन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ये क्या है, आपके फलों की वृद्धि में सहायक होता है। तो जो फल आपके वृद्धि करते हैं उसमें कौन सहायक है, ऑक्सिन सहायक है। साथ के साथ कोशिकाओं की लंबाई में भी इसकी वजह से वृद्धि होती है। किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से वृद्धि होती है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। किसमें, तने की वृद्धि में सहायक होता है आपका जिब्रेलिन। फिर अपन आते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा एक तो, साथ के साथ ये फल व बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। कौन, साइटोकाइनिन। तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए ऑक्सिन, साथ के साथ फलों में वृद्धि के लिए भी ऑक्सिन, दूसरा तने की लंबाई में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। फिर आपका आता है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और फल व बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। चौथे नंबर पे जो आता है वो है अपना एब्सिसिक, तो वृद्धि को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, तो वो जो आदमी है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। जैसे खली से आपको देख लो, तो हमारे अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ होती है, कोई ना कोई सी ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो जाए, इसके लिए एब्सिसिक एसिड जो है आपका, एब्सिसिक हार्मोन, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। पत्तियों का मुरझाना किसकी वजह से है, इस एब्सिसिक की वजह से। प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित कौन करेगा, एब्सिसिक। ठीक है। और लास्ट आता है अपना एथिलीन। तो कृत्रिम रूप से जब फलों को पकाने का कार्य कौन करता है, एथिलीन। आपने देखा होगा कि रात में जो है बगीचे में देखा कि फल जो है पक ही नहीं रहा, माली गया और उसने लगाया इंजेक्शन, और सुबह देखा तो फल एकदम पका पकाया मिल गया। किसके इंजेक्शन लगाते हैं, तो कृत्रिम रूप से एथिलीन हार्मोन के इंजेक्शन उसमें लगाए जाते हैं। मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। अब भाई मादा पुष्प होंगे तभी तो जो है परागण की प्रोसेस होगी और जो है नए पौधे प्राप्त होंगे। तो ये सब कार्य कौन करता है, आपका एथिलीन हार्मोन करता है। और इसी के साथ अपनी जो ये क्लास है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपने पढ़ा पादपों में समन्वय और नियंत्रण। अब लास्ट जो क्लास है, अगली जो क्लास है, उसके अंदर हम जंतु हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पर किसके बारे में, पादपों में जो गति होती है वो दो तरीके से होती है, या तो आपके वृद्धि पर आश्रित होगी या वृद्धि पर आश्रित नहीं होगी, वृद्धि से मुक्त। जैसे छुई मुई के पौधे को आपने छुआ, उसमें जो गति हुई वो क्या है, वृद्धि से मुक्त गति होती है। दूसरी वृद्धि पर आश्रित गति होती है। तो जैसे जल को सोख के उसमें पादप के अंदर कोई वृद्धि हो रही है, उसको अपन कहते हैं कि वृद्धि पर आश्रित गति। फिर ये जो आपके नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य है वो कौन करते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स करते हैं, जिनकी वजह से पादपों के अंदर क्या होती है, गति होती है। जैसे आपका प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश के कारण गति। तो जैसे सूरज के लाइट के साइड जो ग्रोथ है वो होती है प्लांट की, उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। जल के कारण गति, जलानुवर्तन गति। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति, तो वृद्धि जो उसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। और रसायनों के वजह से जो वृद्धि है उसे अपन कहते हैं रसायनुवर्तन गति। इसके बाद 5 हार्मोन्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, तीसरा है आपका एब्सिसिक, चौथा है आपका साइटोकाइनिन और पांचवा है आपका एथिलीन, जो कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के काम में आता है, एथिलीन।
मादा पुष्पों की संख्या भी बढ़ाता है। और इसी के साथ अपना ये जो आज का चैप्टर है यानी कि आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में और उसमें अपना जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।